everyone, welcome or welcome back to my channel Arunika's Academy. I'm here back with another video of the same chapter, the last lesson. आज हम पढ़ेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था, which is आज हम बात करेंगे कि ये जब बताया गया एम हेमिल के द्वारा पूरी क्लास को कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है, तो फ्रांस के क्या सीरीज ऑफ इमोशंस थे. Without wasting much time, let's start. तो यहाँ पे वो बोलता है फ्रांस, माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. आई मस्ट स्टॉप देयर देन. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And Am Hamil too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understand why the old man of the village was sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to the school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो यहाँ पे अब फ्रांस बोलता है कि अब उसे सब समझ आता है. वो कहता है कि अभी तो मैंने पढ़ना शुरू ही नहीं करा था सही से, अभी तो मैं सीरियस ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में. जो बुक्स अभी मुझे न्यूसेंस लग रही थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो ओल्ड फ्रेंड्स, जैसे ओल्ड फ्रेंड्स जब हमसे छूटते हैं तो मुझे वैसी अपनी बुक्स लग रही हैं, मेरी पुरानी दोस्त जो मुझसे कुछ पल में छूट जाएंगी. ये सब वो सोचता है. और वो यहाँ पे वो बोलता है, अब उसे एम हैमिल भी बुरे नहीं लगते. वो कहते हैं एम हैमिल जो कि मुझे अभी थोड़े टाइम पहले कितने क्रैंकी थे, बट अब वो मुझे इतने ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं. और उन्होंने, वो ये भी समझता है कि उन्होंने आज ये जो क्लोथ्स पहने हैं वो अपने जो लास्ट लेसन है, फ्रेंच का जो लास्ट लेसन है, उसी के ऑनर में उन्होंने ये अपने जो संडे क्लोथ्स हैं वो पहने हैं. समझ आ जाता है कि जो यहाँ पे जो विलेजर्स बैठे हुए हैं वो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उसी की तरह वो भी बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने वो लोग स्कूल नहीं गए और उन्होंने अपनी लैंग्वेज को नहीं पढ़ और अपनी लैंग्वेज को नहीं सीख पाए. तो यहाँ पे एक गिल्ट है सब लोगों को, तो ये एक तरीके से रिस्पेक्ट है उन सब गाँव वालों की तरफ से टू एम हैमिल. 40 सालों से फ्रेंच पढ़ा रहे थे, तो ये जो फेथफुल सर्विस है टूवर्ड्स हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन, और ये सब इन्हीं फेथफुलनेस के लिए, उनकी फेथफुल सर्विस के लिए उनके थैंकफुल हैं. अब वो यहाँ पे बोलता है, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माय नेम कॉल, इट वाज माय टर्न टू रिसाइट. तो कहता है मैं यही सारी चीजें सोच ही रहा था, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया एंड अब ये मेरी टर्न थी टू रिसाइट. व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्राइफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क, माय हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. तो जैसे उनका नाम बोला गया फ्रांस का टू रिसाइट, तो वैसे वो खड़े हुए. अब उन्हें कुछ आता तो था नहीं, क्योंकि जितनी बार भी पढ़ाई की गई क्लास में उनका तो ध्यान रहता नहीं था, वो तो बोल रहते थे इस चीज़ से. बट आज नहीं, ये सारी अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं. आई हर्ड एम हैमिल से टू मी. तो वो जैसे उन्हें खड़ा कराया गया तो वो कोशिश करी उन्होंने पढ़ने की, बट वो शुरू में ही अटक गए और बस वहीं पे खड़े रह गए. तो जब उन्होंने सुना कि एम हैमिल उनसे क्या कह रहे हैं, एम हैमिल उनसे कहते हैं, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बस बुरा फील कर लो, सी हाउ इट इज. अब वो उन्हें समझाता है. अब एम हैमिल फ्रांस को समझाते हैं कि देखो कैसा है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. हर दिन हम अपने आप को कहते हैं कि हम पे बहुत टाइम है, हम पे बहुत टाइम है, आई लर्न इट टुमारो, हम ये कल कर लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. That's the great trouble with Elsaze. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. तो यहाँ पे एम हैमिल फ्रांस को डांटते नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि देखो कैसा होता है. अब हम हमेशा रोज समझते हैं कि हम पे बहुत टाइम है, हम पे बहुत टाइम है, एंड ये यहाँ पे जो एम हैमिल बोल रहे हैं ना, ये हमारी लाइफ की रियलिटी है कि हम सोचते रहते हैं जिंदगी भर कि हमें बहुत टाइम है, हमें बहुत टाइम है, हमें कल कर लेंगे, हमें कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता और धीरे धीरे टाइम निकल जाता है. बिकॉज टाइम वेट्स फॉर नन, एंड धीरे धीरे करके टाइम निकलता जाता है, कल कभी नहीं आता है. और वो कहते हैं देख रहे हो आज हम कहाँ खड़े हैं, आज हम अपने लास्ट लेसन पे खड़े हैं और तुम लोगों को बोलना तक नहीं आता, पढ़ना तक नहीं आता अपने ही लैंग्वेज को. अब कल को वो लोग आएंगे और तुम लोगों को बोलेंगे कि कैसे फ्रेंच, कि कैसे तुम लोग हो, कैसे फ्रेंच पीपल हो तुम लोग, कि तुम्हें अपनी खुद की लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती. हाउ आर यू फ्रेंच पीपल इफ यू डोंट नो योर ओन लैंग्वेज? बट यू आर नॉट द वर्स्ट. बट वो कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है सिर्फ फ्रांस, ये हम सबकी गलती है, हम सबका कहीं ना कहीं फॉल्ट है. यहाँ पे ना ये जो पैरा है इसमें एम हैमिल एक एक करके सारे जो फॉल्ट्स हैं
जो फॉल्स हैं वो गिना रहे हैं कि क्या क्या कमियां रही, ठीक है, क्या क्या कमियां रही जिस वजह से हम लोग अपनी ही लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए। वो बोलते हैं योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा कोई पढ़ी नहीं थी कि तुम ये अपनी लैंग्वेज पढ़ो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। उन्होंने या तो तुम्हें वो चाहते थे कि या तुम फार्म में काम करो या मिल्स में काम करो, सो दैट यू कैन अर्न अ लिटिल मनी। एंड आई और मैं, वो यहाँ पे अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, कहते हैं मैं भी यहाँ पे उतना ही बड़ा कसूरवार हूँ जितना तुम लोग हो, हम सब इक्वली यहाँ पे कल्प्रिट हैं। तो वो अपना बताते हैं कि और मैं I have been to blame also, मुझे भी यहाँ पे ब्लेम करना चाहिए। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning you lessons? क्या मैंने तुम लोगों को लेसन्स पढ़ाने की बजाय अपने गार्डन में जो फ्लावर्स हैं उनमें पानी डालने के लिए नहीं भेज दिया था? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मुझे पढ़ाने का मन नहीं होता था, जब मुझे फिशिंग जाना होता था, तो क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे देता था? Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. The clearest, the most logical, that we must guard it among us and we never forget. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to the language, it is as if they had the key to the prisoner. Then he opened a grammar and read us our lessons. तो वो यहाँ पे बोलता है और वो M. Hamel यहाँ पे एक चीज़ से दूसरी चीज़ से दूसरी से तीसरी चीज़ तक जाते रहते हैं और एक्सप्लेन करते रहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज क्यों बेस्ट है, फ्रेंच लैंग्वेज क्यों पूरे वर्ल्ड में क्यों बहुत अच्छी है। लैंग्वेज की बेसिकली तारीफ करते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, वो ऐसे से बोलते रहते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे अब क्या करते हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपनी लैंग्वेज को, हमें अपनी कंट्री को खुद ही गार्ड करना। अगर हमें अपनी लैंग्वेज ही नहीं पता होगी तो हम हमारी होल्ड फास्ट टू लैंग्वेज। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बोली है कि व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड, जब पीपल एंस्लेव्ड होते हैं, पीपल आर ओनली एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू द प्रिजनर। जब अगर किसी को अपनी लैंग्वेज पता होती है, अपने देश की चीजें पता होती हैं, तब वो प्रिजन में, तब उस पे प्रिजन में रहते हुए भी उसकी चाबी होती है, तब उस पे प्रिजन में रहते हुए भी उसकी चाबी होती है। एंड कोई भी उसे कैद करके नहीं रख सकता अगर किसी पर्सन को अपनी कंट्री की लैंग्वेज पता है। बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और वो लेसन पढ़ाने लगे। I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think to that I never listened so carefully, and I had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it into our heads at one stroke. M. Hamel ने जो लेसन है वो पढ़ाना शुरू किया तो फ्रांस बहुत ज़्यादा अमेज था, क्योंकि उसे हर एक चीज़ इतनी क्लियरली, इतने अच्छे से समझ आ रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज से पहले या तो उसने ही इतने ध्यान से सुनने की, या तो उसने इतने ध्यान से नहीं सुना जो M. Hamel पढ़ाते थे, या फिर M. Hamel ने इतने अच्छे, इतने प्यार से नहीं पढ़ाया कि आज उसे सब कुछ समझ आ रहा है। उसे ऐसा फील होता है कि M. Hamel आज एक ही दिन में हर वो चीज़ पढ़ाना चाहते हैं, उसे हर वो चीज़ पूरी क्लास को पढ़ाना चाहते हैं जो कि उन्होंने आज तक नहीं पढ़ाई। वो पूरा इस आखिरी लेसन में ही वो अपने पूरे जितना भी उन पे ज्ञान है वो सब कुछ दे देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सब कुछ हमारे दिमाग में घुस जाए एक ही लेसन के अंदर। After the grammar we had a lesson in writing. तो ग्रामर के बाद राइटिंग में लेसन आया। That day M. Hamel had new copies for us, और उस दिन M. Hamel उनके लिए नई कॉपीज लाए थे, written in beautiful round hand France, Alsace, France, Alsace. They look like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of a desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. M. Hamel उस दिन कॉपीज लाए थे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में France, Alsace लिखा हुआ था उसमें, जो कि ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं पूरे स्कूल रूम में। एंड इट वर हंग फ्रॉम रॉड एट द टॉप ऑफ द डेस्क के टॉप पे हर जगह फ्लैग्स ही फ्लैग्स हैं। एंड वो बताता है कि उस दिन आप लोगों को देखना चाहिए था कि सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ वो साउंड आ रही थी, वो आ रही थी स्क्रैचिंग ऑफ द पेन, सिर्फ पेन्स की साउंड आ रही थी जो कि पेपर के ऊपर स्क्रैच हो रहे थे। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks as if it was French too. On the roof of the pigeons cooed very low, and आंसर होता है, वो कहते हैं कि आज इतना सब कुछ शांत था, किसी ने किसी चीज पे कोई अटेंशन नहीं दी, सब इतना क्वाइट, सब इतना स्टिल था, सब लोग अटेंशन पे कर रहे थे। कुछ बीटल्स भी अंदर आई विंडो से, बट किसी ने उसको कोई अटेंशन नहीं दिया, इवन जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी नहीं दिया। ऑल वो बिजी इन राइटिंग। यहाँ पे वो सोचते हैं कि क्या जर्मन पीपल पिजन्स को भी जर्मन सिखाएंगे क्या? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom fancy. Will they make them sing in German, even the pigeons? तो यहाँ पे जो फ्रांस है वो इतना ज़्यादा हर्ट था, वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि वो बोलता है कि क्या अब जो जर्मन पीपल हैं वो पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। Here he is talking about the German language, जो कि फोर्सफुली उन लोगों पे इंप्लीमेंट की गई थी, जबकि वो चाहते भी नहीं थे जर्मन पढ़ना, तब भी उन लोगों को जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी। कल से इस तरीके से फोर्सफुली उनको जर्मन पढ़ाई जाने वाली थी। वो वैसे ही सोच रहे थे कि क्या पिजन्स को भी ऐसी जर्मन पीपल जर्मन पढ़ाएंगे क्या? वो ऐसे जब भी वो अपना सर उठाते हैं तो वो M. Hamel की तरफ उनकी नजर पड़ती है और वो M. Hamel को देखते हैं, यहाँ से वहाँ बस देखे जा रहे हैं, स्टिल, सब कुछ स्टिल है, ऑल मोशनलेस, बस वो यहाँ से वहाँ देख रहे हैं, एज इफ वो हर एक चीज अपनी आंखों के अंदर समाना चाहते हैं। कैसा वो छोटा सा रूम है, कैसा स्कूल है, कैसा उनका गार्डन है, वो हर एक चीज अपनी आंखों के अंदर समाना चाहते हैं और उन्हें अपने साथ एज अ मेमोरी, एज अ याद बनकर ले जाना चाहते हैं अपने साथ फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि ये कोई मजाक बात नहीं, 40 साल तक वो एक ही जगह पे, और अब उन्हें मूव करना है यहाँ से। हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। तो ये बहुत ज्यादा उनके लिए इमोशनल मूवमेंट था। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द हॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। वो हर एक चीज को डिस्क्राइब करता है यहाँ पे ब्यूटीफुली, कैसे इन 40 सालों में हर चीज बदल गई थी। जो वॉलनट ट्रीज थे उनके जो गार्डन में थे वो और टॉल हो गए थे, जो हॉपवाइन थी जो उन्होंने प्लांट की थी खुद से वो अब ऐसे ट्विस्टेड हो गई थी, और वो जो विंडो रूफ में ऐसे करके ट्विस्ट होकर आ रही थी। How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks for they must leave the country next day. वो उनके लिए बहुत ज़्यादा
बैड फील करता है फ्रेंड्स कि 40 साल तक एक ही स्कूल में, एक ही गार्डन में, एक ही चीज़ों के साथ वो 40 सालों तक रहे यहाँ पे, और अब कल उन्हें ये कंट्री छोड़ के चले जाना है, तो ये उनके लिए कितना ज़्यादा पेनफुल है। तो वो ये सब सोचता है फ्रेंड्स अपने मन ही मन में, और ऊपर ऊपर ही क्योंकि उनका घर होता है तो वो सुन रहा होता है कि ट्रंक्स की आवाज़ आती है ऊपर रूम से, जो कि उनकी जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि एम हैमिल की जो सिस्टर है वो यहाँ पे पैकिंग कर रही है ट्रंक्स में, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही इस कंट्री को छोड़ के जाना है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After writing, we had a lesson in the history, and then the babies chanted ba, bi, bi, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. तो लेकिन अभी भी उन पे इतना करेज तो था, इतना साहस तो था कि वो अपना आखिरी लेसन पूरे आखिरी तक सुन पाए। तो राइटिंग के बाद उनकी हिस्ट्री की क्लास हुई, जहाँ पे उन्होंने अपने कुछ वर्ड्स थे वो चैंट किए, और उन्होंने पीछे देखा, पीछे रूम में, कि ओल्ड हॉजर भी अपना चश्मा लगा के प्राइमर जो कि कैनवास है वो दोनों हाथों में पकड़कर, अपने कैनवास को या प्राइमर को दोनों हाथों में पकड़कर लेटर्स को स्पेल कर रहा है पूरी क्लास के साथ। You could see that he was crying. His voice trembled with emotion. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और वो लेटर्स जो ओल्ड हॉजर है पीछे, वो लेटर के साथ साथ जब वो लेटर्स जैसे से वो लेटर्स डिसाइड कर रहा है, वैसे वैसे वो रो भी रहा है, उन्हें रोना भी आ रहा है, और उनकी जो वॉइस है वो फुल ऑफ इमोशंस बाहर निकल रही है। एंड लेकिन जैसे वो लेटर्स बोल रहे हैं और साथ में रो भी रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फनी लग रहा है कि उन सबको इतना ज़्यादा फनी लग रहा है कि उनको हंसने का भी मन कर रहा है और रोने का भी मन कर रहा है, कि दोनों इमोशंस उनको एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। यहाँ पे वो कहते हैं कितने अच्छे से मुझे वो अपना लास्ट लेसन याद है। All at once, the church clock struck 12. एकदम से चर्च की जो क्लॉक है वो 12 बजाती है। Then the Angelus at the same moment, the trumpets of the Prussians returning from the drill. और उसी सेम टाइम पे जो ट्रम्पेट्स हैं प्रूशियन आर्मी के, वो अपनी ड्रिल करके यानी कि अपनी ट्रेनिंग करके वापस आ रहे थे। Sounded under our windows. और हमें उन्हें कैसे पता चल रहा था, क्योंकि उन्हें उसका साउंड सुनाई दे रहा था। Sounded under a window. M. Hamill stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. तो यहाँ पे tall का मतलब ये नहीं है कि वो बड़े दिख रहे थे। Tall का मतलब यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा pale, emotionless, motionless. My friends said he. But something choked him. He could not go on. तो वो खड़े होते हैं जैसे घड़ी में 12 बज रहे हैं और वो कहते हैं माई फ्रेंड्स, एंड वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो तभी चोक कर जाते हैं और वो आगे नहीं बोल पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और वो फिर से ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं, एक चौक का पीस लेते हैं, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ, सारे इमोशंस इकट्ठा करके जितना बड़ा वो लिख सकते थे वो लिखते हैं क्या, वाइव ला फ्रांस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go. फिर वो रुके, अपने हेड को उन्होंने लीन किया वॉल के अगेंस्ट, और एक भी शब्द कहे बिना उन्होंने एक अपने हाथ से जेस्चर किया, जिसका मतलब था स्कूल अब डिसमिस हो चुका है, यू मे गो। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द लास्ट लेसन, and also the end of the first lesson of your chapter of the book Flamingo of class 12th. And also here you can see, यहाँ पे इन लोगों ने मैप दे रखा है पेज नंबर 6 में, जो कि फ्रांस का मैप है, विच इज़ ऑफ द ईयर 1870 to 71। ठीक है, इससे इतना कुछ आएगा नहीं मैप बेस्ड क्वेश्चन, बट स्टिल उन्होंने दिया हुआ है तो आप एक बार देख लीजिए। अल्साजे इज हेयर, एंड यहाँ पे ऊपर लॉरेंस है। यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, मिस प्रिंट है, बट आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो आप एक बार इससे गो थ्रू हो सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा फ्रांस था उस टाइम पे 1872-71 पे, जब वॉर चल रही थी फ्रांस और प्रूशिया के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं फॉर योर नॉलेज पर्पस। एनसीईआरटी में है ही बुक में, तो देख सकते हैं एनसीईआरटी की आप एक भी कुछ भी चीज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको सभी देखना ही होता है। तो यू कैन सी दिस। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, आप लोग इसको कनेक्ट कर पाए होंगे। बेसिकली हमें इससे यही सीखने को मिलता है कि जब हमें टाइम होता है कुछ चीज़ करने का, तो हमें उसी वक्त कर लेनी चाहिए, हमें उसको आगे के लिए नहीं टालना चाहिए, हमें उसको कल के लिए नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता और टाइम निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए जो काम हम आज करना चाहते हैं उसे हमें आज ही करना चाहिए, आज ही हमें उसे करके खत्म करना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। ठीक है, तो यही पूरा लेसन था, इमोशनल लेसन था, बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन था, एंड इमोशनल कनेक्ट विद द लैंग्वेज, विद द पीपल एंड विद द कंट्री ऑफ फ्रेंच इन दिस चैप्टर. I hope that you people has enjoyed studying the last lesson with me. So that's all for today's video. I will be back soon with another video. Till then, please keep loving my videos if you love to study with me. So please subscribe to my channel. Until then, keep studying and keep growing. All the best.